हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आइज। ठीक है, तो पहले हमें चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखो इनविजिबल थिंग, इनविजिबल कौन से होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, अदृश्य। लिविंग का मतलब जीवित, वर्ल्ड मतलब दुनिया, अदृश्य जीवित दुनिया। बियॉन्ड आवर नेक्ड आई, हमारी नेक्ड आई से परे। नेक्ड यानी जिन्हें हम अपनी आंखों से क्या है देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में इन इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड के बारे में रीड करेंगे। सो देखते हैं। प्रूव एंड पॉन्डर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सोचिए और समझिए। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ द विजिबल इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकेम विजिबल। तो देखो ये क्या कह रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है अगर आपके आसपास की जो इनविजिबल दुनिया है वो आपको दिखाई देने लगे तो आप क्या देख सकते हैं। हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट्स एज लिविंग। आपको क्या लगता है कि इस छिपी हुई दुनिया को देखकर आपके सोचने का जो तरीका है, ठीक है, जो क्या है साइज है, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिल है, या इवन दैट कि जो जीवित होने की परिभाषा है वो कैसे बदल सकता है। हैव यू thought how these tiny living beings interact with each other। क्या आपने सोचा है कि ये जो छोटे छोटे से लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, ये किस तरीके से एक दूसरे से क्या है इंटरेक्ट करते हैं या संपर्क करते हैं। शेयर योर क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप उसे क्या है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। The human eye can only see objects that are above a certain size। कि जो हमारी आंखें ह्यूमन आई है, जो मानव आंखें सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख सकती हैं जो एक निश्चित आकार से बड़ी हो। For a long time, many tiny things around us remained unknown। और काफी लंबे टाइम तक हमारे चारों ओर की जो ये टाइनी थिंग्स थी, छोटी छोटी चीजें थी, वो अननोन रही है, अज्ञात रही है, हमें उनका पता नहीं था। Long ago, people discovered that a curved piece of glass could make small things look bigger। और बहुत पहले लोगों ने खोजा कि अगर एक कोई कर्व्ड पीस होता है, कर्व मुड़ा हुआ है ना, घुमावदार कांच होता है, अगर उसकी लेयर पे, उसकी सतह पे छोटी वो क्या है, वो छोटी चीजों को बड़ा भी करके क्या है दिखा सकती है। द पीस ऑफ ग्लास वाज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड। और जो ये क्या हुआ कि जो ये कांच था ये किसके जैसे होता था, जो मसूर होता है ना, मसूर की दाल होती है जैसे ना, मसूर के दाने जैसा होता था। ठीक है, जो किस तरीके से, थिक इन द मिडल, बीच से मोटा एंड थिन एट द एज। ठीक है, और किनारे से कैसे होता था ये, बीच से तो होता था मोटा और किनारे से पतला। हैंस दे कॉल्ड इट अ लेंस, इसलिए इसे लेंस कहा गया। ओवर टाइम lenses were improved to become more powerful। और टाइम के साथ लेंसों को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। ईच न्यू टूल, हर एक न्यू टूल है ना, हर नए टूल यानी उपकरण, फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप्स हेल्प्ड ह्यूमन सी वर्ड दियर आइज कुड नोट। तो क्या कह रहा है कि हर जो नया उपकरण था, ठीक है, किससे, जो सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास था, जो सिंपल सा मैग्नीफाइंग कान सा, वहां से लेकर माइक्रोस्कोप तक इंसान को वो देखने में मदद करता था जो उनकी आंखें नहीं देख पाती थी। The invention of the microscope opened a fascinating hidden world filled with tiny living creatures। और जो माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी ने जो हमारे ये जो टाइनी ऑर्गेनिज्म थे, सूक्ष्म जीवों से भरी एक रोमांचक इनविजिबल वर्ल्ड था, उसका खुलासा किया, उसको इन्वेंट किया। We will explore some of these life forms in this chapter। और हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे जीवों का
अध्ययन करेंगे, उनका एक्सप्लोर करेंगे। You have already learned about the amazing variety of living beings कि आप पहले ही जो लिविंग बींग्स है उनकी जो अमेजिंग वैरायटी है, अद्भुत वैरायटी है, उसके बारे में सीख चुके हैं। जस्ट लुक अराउंड, बस अपने चारों ओर देखिए। देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स कि आपके चारों तरफ कितने सुंदर, ठीक है, कितने ज्यादा क्या है, सुंदर प्लांट्स और एनिमल्स हैं। दे आर ऑफ ऑल शेप्स, ठीक है, इनकी जो शेप है वो क्या है, हर एक शेप में है, साइज एंड कलर्स, ठीक है, और अलग अलग कलर्स में है। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी, कुछ लिविंग बींग्स तो क्या बहुत ही छोटे हैं। वाइल अदर्स आर रियली बिग, और जबकि कुछ क्या है बहुत ही बड़े हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन दियर स्ट्रक्चर, और वो सिर्फ अपनी स्ट्रक्चर में, अपनी बनावट में ही अलग नहीं है, बट ऑल्सो इन मैनी अदर्स फीचर्स, बल्कि और भी फीचर्स में भी अलग है। फीचर्स मतलब विशेषताओं में भी वो अलग हैं। ऑल दीज लिविंग बींग्स, जो भी लिविंग बींग्स हैं ये सभी, विदर वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये जो भी हैं आपके प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, है ना, जो भी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। हैव यू एवर नोटिस्ड द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज विजिबल टू द नेट आई, क्या आपने कभी अपने आसपास अपनी इन नॉर्मल आंखों से दिखाई देने वाले सबसे छोटे जीव को देखा है? थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी, कि आपकी जो आंखें हैं रियल में कितनी छोटी चीज को देख सकती हैं, ठीक है। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस, ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि आपने देखा होगा कि, है ना, कुछ जो लोग होते हैं वो रीडिंग ग्लासेस, ग्लासेस से किस तरीके से क्या है उसको पढ़ते हैं। हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर, तो ये उनको किस तरीके से देखने में मदद करती है। और व्हाट हैपन्स, और क्या होता है, व्हेन वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग, कि जब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं कुछ ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है। अब है एक्टिविटी 2.1 लेटर्स ऑब्जर्व, ठीक है। अब देखो इस एक्टिविटी में हमें क्या बताना है, इसमें हमें चेकआउट करना है, ठीक है, इस एक्टिविटी से हम देखेंगे। तो देखते हैं। Take a round bottom flask made up of glass as shown in figure 2.1, ठीक है, आपको क्या करना है, एक राउंडेड क्या लेना है, बॉटम फ्लास्क लेना है, ठीक है, जो आपका ग्लास से बना हुआ, और उसको आपने पानी से भर देना है, ठीक है, फ्लास्क ले और उसको पानी से भर दिया। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद द कोर्क, अब आपने क्या करना है, इस फ्लास्क के मुंह को कॉर्क से बंद कर देना है। Now place the flask on an open book and look at the letters through it. अब आपने फ्लास्क को किसी खुले बुक के ऊपर रख देना है, और उसके जो अक्षर है ना, अक्षरों को उसके थ्रू देखना आपको, ठीक है। जैसे इसमें दिखाई दिया है कि ग्लास है, इसके थ्रू आप देखो, जब मैं इन वर्ड्स को देख रही हूँ तो वर्ड्स आपको कैसे दिख रहे हैं, है ना, कुछ बड़े दिख रहे हैं ना, रियल में जैसे हैं उससे तो क्या है ये बड़े दिख रहे हैं। तो कहता है कि डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, क्या आपने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया। द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क, तो जो लेटर्स हैं वो आपको बड़े दिखाई देते हैं जब आप फ्लास्क के थ्रू देखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है वो, दिस happens because the flask filled with water acts like a magnifying glass, क्योंकि देखो ऐसा क्यों हुआ, जो हमने फ्लास्क लिया था, ठीक है, ये फ्लास्क है ना, जो ये क्या है, जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसकी तरह काम कर रहे हैं। नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि आपने रियल का ही एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है, ठीक है, जिससे कि आप छोटे छोटे जीवों को क्या है देख सके, ठीक है, लाइक एन आंट। Were you able to see the details of its body more clearly? ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि आपने इसको देखना है, तो क्या आप इसके बॉडी की जो बनावट है, ठीक है, उसको आप क्लियरली देख पाए हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम
लंबे टाइम तक पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिजम्स अराउंड देम, कि जो लंबे टाइम तक लोगों में ना अपने आसपास के जो ये टाइनी ऑर्गेनिज्म थे, सूक्ष्म जीव थे, इनको जानने के लिए, इनकी खोज करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, ठीक है, उत्सुक थे। बट दे कुड नो सी देम विद देयर नेक्ड आइज, पर वो इन्हें क्या था, अपनी नॉर्मल इन आंखों से नहीं देख सकते थे। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड, तो फाइनली हमने कैसे इस इनविजिबल दुनिया की खोज की, कैसे की? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? विच साइंटिफिक डिस्कवरी हैड अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या आप जानते हैं किस वैज्ञानिक खोज ने पहली बार ये जो टाइनी वर्ल्ड है, सूक्ष्म दुनिया को देखने में मदद की? ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कैसे हम इनको देख पाए हैं, ऐसा क्या था, ठीक है, तो देखते हैं आगे। एवर हर्ड ऑफ, ठीक है, अब इसमें देखते हैं, हमें देखना है कि कौन साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में सर्च आउट किया। हमें पता चला कि हाँ, कुछ छोटे-छोटे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है? तो अब हमें इस चीज़ को स्टडी करना है इस टॉपिक में। तो देखते हैं, इन 1665 में साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक, ठीक है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम क्या था? रॉबर्ट हुक था, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पब्लिश की थी एक बुक को जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है, इन्होंने एक बुक को पब्लिश की थी और वो बुक कौन सी थी? वो बुक थी हमारी माइक्रोग्राफिया। ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर, ठीक है, वो बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वर थे एंड अ स्किल्ड आर्टिस्ट, और बहुत ही तजुर्बेदार आर्टिस्ट थे। In this book, he showed detailed drawings of tiny things that people had never seen before. तो उन्होंने इस बुक में क्या था, पूरी डिटेल से दिखाया है किसको? टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म थे, उनकी जो ड्राइंग्स थी उसको दिखाया उन्होंने, जो कि लोगों ने पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा था, ठीक है, उन्होंने ऐसा क्या है, कभी भी नहीं देखा हुआ था। Things he saw using a tool we know call a microscope, और things, वो चीज he saw जिससे उन्होंने देखा था, ठीक है, उन्होंने एक टूल का, एक उपकरण का यूज किया था जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने माइक्रोस्कोप से इसको क्या था, उसे देखा था। His microscope made things look 200 to 300 टाइम्स बिगर, और उनका जो माइक्रोस्कोप था वो क्या करता था, वो चीजों को ना 200 से 300 गुना ज्यादा बड़ा करके दिखा देता था देन व्हाट वन कुड सी विद द अनएडेड आई, ठीक है, किसकी बजाय? जिसे क्या है कि देख सकते थे, द अनएडेड आई। वन डे ही लुक्ड एट अ थिन स्लाइस ऑफ कोक, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन ना एक पतला सा स्लाइस लिया कोर का, एंड सा इट वाज मेड ऑफ मैनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस, तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये उन्होंने क्या देखा उसमें, कि ये जो कॉर्क है ये तो बहुत ही छोटे छोटे, है ना, ये बना हुआ है, ये बहुत ही छोटे खाली स्पेसेस से बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है कि खाली क्या है, छोटे छोटे और खाली खांचों से बनी थी। These compartments reminded him of a honeycomb, और उनको ये जो कंपार्टमेंट थे वो किसकी तरह लगे? मधुमक्खी के छत्ते की तरह। He drew what he saw and called each small space a cell, उन्होंने जो भी देखा, ठीक है, उन्होंने जो भी देखा उन्होंने इसको ना ड्रॉ कर दिया, उसका चित्र बनाया, और हर एक जो छोटे जो भी उनको वो स्पेस दिखाई दे रहा था उन्होंने इसको किसका नाम दिया? सेल का नाम दिया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वॉज यूज इन साइंस, ठीक है, तो ये पहली बार था साइंस में जब सेल वर्ड का, ठीक है, सेल वर्ड का यूज हुआ टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, जो हमारी लाइफ है, ठीक है, लाइफ की जो बेसिक यूनिट है उसको बताने के लिए सबसे पहले सेल शब्द का यूज हुआ है। सेल को हम क्या बोलते हैं? कोशिका। अराउंड द सेम टाइम इन 1616, ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि जो इसी तरीके से 1660 के टाइम में, ठीक है, 1660 के दशक में जो कौन थे? एंटोनी फान लेमेनहुक, ठीक है, अब ये एक और आए थे, ये कौन थे? एक डच साइंटिस्ट थे,
मेड बेटर लेंसेज दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने और भी ज़्यादा बेहतर लेंस बनाए, ठीक है, जिससे वो और भी ज़्यादा मतलब कि जो यूजफुल जो माइक्रोस्कोप्स थे वो उनको बना पाए। He was the first person to clearly see and describe tiny living things। वो पहले पर्सन थे जो कि अच्छे से क्या था, जो अच्छे से क्या था, उन्होंने जो बैक्टीरिया होते हैं या जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनको उन्होंने क्या था, उनको अच्छे से दिखा पाए थे। ठीक है, उन्होंने उसको अच्छे से देखा और उसको डिस्क्राइब किया, उसके बारे में बताया। बिकॉज ऑफ दिस ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और इसी कारण उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी कहा जाता है या उसके जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 2.1, व्हाट इज अ सेल। अब देखो ये क्या कह रहा है कि सेल आखिर में है क्या। ठीक है, आप किसे कहते हैं कि ये सेल है, कैसे बना, जैसे जो भी हमने चीजें देखी थी ना, तो आपको वही बताना है अब। देखो, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, वो हम सब है। ठीक है, हम जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, किससे बने हुए हैं हम बने हुए हैं सेल से। यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक। ठीक है, और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि एक्चुअल में सेल है वो बना किससे हुआ है। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। आइए एक क्लोज से, है ना, पास से हम देखते हैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी के थ्रू हम सेल को और उसके क्या है, पार्ट्स को जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक्टिविटी 2.2, लेट अस स्टडी अ सेल। आइए सेल को स्टडी करते हैं। टीचर डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, ठीक है, जिसमें टीचर है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा, अपना प्रयोग करेगा। टेक एन अनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन और गार्डन एंड वॉश इट ट्रूली विथ वाटर। आपने अपने रसोई से या बगीचे से एक प्याज लेना है और उसको अच्छी तरीके से पानी से धो लेना है। कट द अनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस। अब हमने प्याज को ना लंबाई में दो हिस्सों में काटना है। ठीक है, वर्टिकली काटना है आपको। टेक वन पीस ऑफ अनियन। अब आपने क्या करना है, प्याज के एक टुकड़े से, ठीक है, एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। अब देखो जैसे फोर्सेप्स की हेल्प से क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसकी हेल्प से हमने क्या करना है कि जो प्याज के एक टुकड़े से ना पतली सी और जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी जो एक लेयर से होती है ना, उसको उसको आपने अंदर की ओर से फोर्सेप की हेल्प से उसको आपने निकाल देना, जैसे इसमें करते हुए दिखाई दिया है। दिस लेयर इज कॉल्ड द अनियन पील। और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, प्याज की झिल्ली कहते हैं। प्लेस द peel in a petri dish containing a few drops of saffronin। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें जो पील आपने लिया हुआ है ना, जो झिल्ली ली हुई है, ठीक है, इस झिल्ली में कम से कम 30 सेकेंड तक आपने सेफ्रोनिन डाई वाली जो पैट्री है, पैट्री डिश में आपने उसको रखना है। ठीक है, इस झिल्ली को 30 सेकेंड तक किस में रखना है, सेफ्रोनिन है जो ये, ठीक है, इस वाली पैट्री डिश में आपने रखना है। दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल। तो आप क्या देखोगे कि ये सेल को कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा, गुलाबी कलर देगा। एंड हेल्प अस सी देम क्लियरली, और हमें उसे अच्छे से देखने में क्या करेगा, मदद करेगा। विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश ट्रांसफर द अनियन पील टू अनदर पैट्री डिश। अब आपने क्या करना है, किसकी हेल्प से, एक पतले से ब्रश की हेल्प से आपने जो अनियन पील है ना, अनियन पील है जो आपका, उसको अनदर पैट्री डिश में आपने इसको ट्रांसफर करना है। कंटेनिंग वाटर टू रिंस द पील एंड रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन। ठीक है, और जिसमें कि आपने क्या करना है, पैट्री डिश में जो रखा है जिसमें कि वाटर हो, ताकि उसको पील है जो उसकी झिल्ली है उसको अच्छे से रिंस कर सके, और जो एक्स्ट्रा स्टेन वगैरह है, जो एक्स्ट्रा उसमें रंग वगैरह, आप उसको क्या है, उसको हटा सकें। नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन्ड अनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड यूजिंग अ थिन ब्रश। अब आपको क्या करना है,
कि जो केयरफुली बड़े ही ध्यान से आपको जो रंगी हुई प्याज की झिल्ली थी ना उसको बड़े ही केयरफुली ब्रश या फोरसेप्स से आपने क्या करना है उसको एक स्लाइड पे रखना है, इंश्योरिंग इट डजंट ब्रेक और फोल्ड। और ध्यान रखना है कि ये ना तो ब्रेक हो, ठीक है, ना ही तो टूटे और ना ही मुड़े, फोल्ड नहीं होना चाहिए। Put a drop of glycerin over the onion peel on the slide। अब आपने स्लाइड पे प्याज की झिल्ली के ऊपर ना ग्लिसरीन की एक बूंदे डालनी है, ठीक है, बूंदे डाली आपने। द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल्स एंड इम्प्रूव क्लैरिटी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सेल। अब ग्लिसरीन क्या करेगा, ये सेल्स को ना सूखने से रोकेगा और उन्हें अच्छे तरीके से देखने में मदद करेगा। Slowly place a cover slip over the peel using a needle such that no air bubbles get trapped। अब हमने सुई की मदद से धीरे धीरे जो कवर स्लिप है उसको हमें झिल्ली पे रखना है ताकि हवा के बुलबुले में ना ट्रैप हो, ना फंसे। Using blotting paper to gently wipe off any extra glycerin around the edges of the cover slip। अब देखो क्या करना है, हमने ब्लोटिंग पेपर का यूज़ किया, उससे क्या करना है, ब्लोटिंग पेपर से जो कवर स्लिप है उसके किनारों के आसपास के जो मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है ना उसको धीरे से आपने इसको पोंछना है, उसको साफ करना है। व्यू द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ फोल्डस्कोप। अब आपने एक माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप की हेल्प से क्या करना है, इस स्लाइड को देखना है। कंपेयर इट विद फिगर 2.3 सी, और आपने इसको कंपेयर करना है, इसको 2.3 सी इस फिगर से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अब क्या कहता है कि व्हाट सिमिलैरिटीज डू यू फाइंड इन फिगर 2.3 सी एंड फिगर 2.3 डी। तो आपको इन दोनों फिगर में क्या सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, क्या समानता आपको क्या है इसमें दिखाई दे रही है। यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स अंडर द माइक्रोस्कोप। तो आप माइक्रोस्कोप में ना आपको लगभग क्या है, इसमें कैसा स्ट्रक्चर, रेक्टेंगुलर आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दीज आर द सेल्स ऑफ द अनियन पील, और ये प्याज के जो पील थे है ना उसके क्या है, ये उसके सेल हैं। विच आर क्लोजली अरेंज्ड विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम, जो कि बड़े ही पास पास क्या है, बड़े ही पास पास अरेंज है, बिना किसी उनके बीच में बिना किसी स्पेस के। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। तो अब कहता है कि अपने आसपास के जो अलग अलग जो आपके पौधों की पत्तियों की झिल्ली है ना उनको भी आप देखने की कोशिश करें। यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। आप क्या फाइंड करोगे कि जो भी प्लांट्स है वो किससे बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ। तो आप क्या सोचते हो कि जो एक एनिमल है उसकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है। एक्टिविटी 2.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। आइए हम जांच करें एक्टिविटी 2.3 के थ्रू। रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर। अपने मुंह को साफ पानी से हमें रिंस करना है, कूला करना है। यूज द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चिक। अब देखो आपको साफ टूथपिक है ना जो उसके ब्लंट एंड का यूज करके अपने जो गाल के अंदरूनी हिस्से हैं, उसको अंदर का पार्ट है ना उसको धीरे से आपने उसको स्क्रैप करना, उसको खुरचना है। Place the scrap materials in a drop of water on a clean glass slide and spread it evenly। अब आपने जो खुरचा गया जो स्क्रैच आपने स्क्रैप किया था ना मटेरियल को उसको पानी के एक बूंद में डालना है और उसे एक साफ कांच के स्लाइड पर क्या करना है, इवनली, ठीक है, समान रूप से उसको फैला देना है। Add a drop of methylene blue, a blue colored stain over the material on slide। अब आपने उस स्लाइड पर उस मटेरियल के ऊपर मैथिलीन ब्लू, ठीक है, जो एक ब्लू कलर का लिक्विड होता है उसकी बूंद को डालना है। एडिंग स्टेन improves the visibility of the material under the microscope by increasing contrast। अब देखो जो आपने इसमें मटेरियल को मिलाया है, ठीक है, जो भी स्टेन को आपने इसमें ऐड किया था तो उससे क्या होगा कि जो आपका मटेरियल है उसकी जो सूक्ष्मदर्शी के नीचे जो उसकी विजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे जो आपका कंट्रास्ट है वो क्या है, ज़्यादा होता है।
After 1 minute, add a drop of glycerin over the material on the slide to prevent the cells from drying. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 1 मिनट के बाद ना आपने स्लाइड पे ग्लिसरीन की एक बूंद को डालनी है ताकि जो आपके सेल है वो ड्राई ना हो, सूखे ना. Now carefully place a clean cover slip on the material and remove the excess glycerin from the edges of the cover slip using blotting paper. अब आपने बड़े ही ध्यान से जो कवर स्लिप है उसे आपने स्लिप को ना अपने मटेरियल पर रखना है और ब्लोटिंग पेपर की हेल्प से जो कवर स्लिप के किनारों से ना जो कोई एक्स्ट्रा ग्लिसरीन लगी हुई है आपने उसको हटा देना है. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक. अब आपने स्लाइड को माइक्रोस्कोप की, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे से देखना है और जो कुछ आपने देखा उसको आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, उसे ड्रॉ करना है. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा? यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगोनल शेप स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर 2.4. तो क्या कह रहा है कि आपको जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ना 2.4 फिगर, है ना, आपको उसकी 2.4 में दिखाए गए अनुसार, ठीक है, इस तरीके से आपको पॉलीगन की शेप में क्या है, स्ट्रक्चर दिखाई देगा. These are चिक सेल्स और ये चिक सेल हैं विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ, जो कि कहाँ पे होती है, हमारी क्या है, माउथ की इनर लाइन पर होती है. What similarities and differences did you observe between the cells of onion peel in activity 2.2 and human chick cells in activity 2.3? तो देखो अब क्या कह रहा है कि जो हमने एक्टिविटी अभी है ना, पीछे अभी हमने एक्टिविटी की थी 2.2 में जिसमें हमने अनियन पील लिया था ना, प्याज की झिल्ली की सेल्स थे. और इस एक्टिविटी में 2.3 में जो इंसान के गाल के जो सेल के बीच हैं, तो ये कह रहा है कि आपने दोनों एक्टिविटीज में क्या चीज सिमिलैरिटी देखी या आपको कुछ डिफरेंस लगा दोनों एक्टिविटीज में. यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो सेल है वो क्या है, उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं. अ थिन आउटर लाइनिंग, ठीक है, एक तो पतली सी बाहर की लाइनिंग होती है, परत होती है. अ सेंट्रल रीजन, एक सेंटर का पार्ट होता है. एंड अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट, और उसके अंदर एक छोटा गोल स्ट्रक्चर होता है. अब देखो हमें बताना है कौन क्या होता है. द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो जो हमारा आपका जो सेल है उसकी जो, ठीक है, जो आपका क्या है सेल है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, क्या होती है उसकी, आपकी सेल की जो आउटर कवरिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, जो आउटर लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे. ठीक है, और जो राउंड स्ट्रक्चर होगा बीच में वो आपका न्यूक्लियस है जो हमेशा किससे कवर होगा, एक पतली सी झिल्ली से कवर होगा. और जो स्पेस होता है, जो खाली जगह है किसके बिटवीन, किसके बीच में, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, वो हमेशा किससे भरा रहता है, साइटोप्लाज्म से भरा रहता है. ठीक है, उससे फिल रहता है. These three, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है, ये जो 3 चीजें हमारे पास आर द बेसिक पार्ट ऑफ अ सेल. ये किसी भी सेल के क्या है, बेसिक पार्ट है. सम सेल्स, कुछ सेल जैसे कि अनियन पील सेल्स, ठीक है, प्याज की झिल्ली के सेल, हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड द सेल वॉल. ठीक है, तो उसकी जो बाहर की लेयर थी उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन अ सेल? इनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों जरूरी है किसी एक सेल के स्ट्रक्चर में. व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म, कि ये कौन से फंक्शन करती है, कौन से काम करती है. आर दिस फंक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, क्या ये जो काम है ये जीवन के, हमारी लाइफ की मेंटेनेंस के लिए जरूरी है. तो देखिए, द सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. तो जो आपका जो सेल होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इनक्लोज, उसको घेरती है. द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सेल को दूसरे से क्या करती है, अलग करती है. इट इज
porous and allows the entry of materials essential for life processes and the exit of waste material. ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, ये कैसे होती है, पोरस टाइप में होती है, ठीक है, और अलो करती है किसको, जो भी मटेरियल है, ठीक है, हमारी जो लाइफ की प्रोसेसेस के लिए जो जरूरी मटेरियल को अंदर जाने में, और जो आपका वेस्ट मटेरियल है जो काम का नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकालने देती है. साइटोप्लाज्म contains other components of the cell and compound such as carbohydrates, proteins, fats and mineral salt. साइटोप्लाज्म में सेल के बाकी भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट हो गया आपका, मिनरल सॉल्ट हो गया, ये सारी चीजें होती हैं. मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म. और जो मोस्टली हमारी लाइफ प्रोसेसेस है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है. नेक्स्ट है, अब न्यूक्लियस का बता रहे हैं हम, ठीक है, देखो ये फंक्शन भी हो गया आपका न्यूक्लियस का. द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज दैट अकर विद इन द सेल. अब देखो जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सेल के अंदर जो भी क्या हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है, वो उनको रेगुलेट कर रहा है. ठीक है, सेल के अंदर जो भी क्या है, एक्टिविटीज होंगी उनको रेगुलेट कर रहा है. ठीक है, इट ऑल्सो रेगुलेट ग्रोथ. और ये क्या करता है, जो ग्रोथ है उसको भी रेगुलेट, उसको भी कंट्रोल करता है. ठीक है, एक हिसाब से आप इसको क्या है, इन दोनों को क्या आप क्या है, सेल का जो आपका सेल होता है उसका फंक्शन भी कह सकते हैं. ठीक है, सेल का फंक्शन एक हिसाब से, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है सेल के अंदर उनको रेगुलेट करता है और उनकी ग्रोथ को भी क्या है, ये रेगुलेट करेगा, मतलब कंट्रोल करेगा. द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट. तो देखो क्या कह रहा है कि प्लांट सेल में जो आपका सेल वॉल होता है, ठीक है, जो क्या है आपका सेल वॉल है, किसमें, प्लांट सेल में, वो क्या करेगा, प्लांट को रिजिडिटी, मजबूती देगा. ठीक है, और क्या है, कठोरता, ठीक है, उसको कठोर बनाएगा. दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज compactly with each other and look firm in structure. और इसी कारण सभी जो सेल है वो एक दूसरे के पास कैसे रहते हैं, बड़े ही मतलब कंपैक्टली अरेंज होते हैं, जुड़े होते हैं, और इनकी जो है, इनकी संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो क्या बहुत ही मजबूत दिखाई देती है. अब देखो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, अ स्टेप फर्दर, थोड़ा और जाने. सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैव टाइनी रोड शेप स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो सेल के अंदर है जो, ठीक है, प्लांट्स के सभी पार्ट के जो सेल्स है उसमें छोटी एक क्या है, छोटी, ठीक है, टाइनी रोड शेप में छड़ जैसी क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्लास्टिड कहते हैं. सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल. अब कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और हमें पता है कि क्लोरोफिल क्या करता है, उन्हें ग्रीन बनाता है ना, लीव्स का कलर ग्रीन होता है, और उनको मदद करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी हेल्प करता है. इन नॉन ग्रीन पार्ट्स, और जो नॉन ग्रीन, जो पार्ट ग्रीन नहीं होता, वो हेल्प करते हैं स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल है, उनको क्या है, स्टोर करने में मदद करता है. प्लांट सेल्स ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड अ वैक्यूल. ठीक है, अब देखो जो प्लांट सेल होता है उसमें ये क्या कह रहा है कि प्लांट सेल में वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एक बड़ा, ठीक है, खाली सा स्पेस होता है जिसको हम वैक्यूल कहेंगे. अब देखो वैक्यूल का काम क्या है, फंक्शन है इसका. दिस हेल्प्स, ठीक है, ये मदद करेगा, किसमें मदद करेगा, प्लांट सेल को स्टोर करने में, किसे, इंपॉर्टेंट चीजें, गेट रीड ऑफ वेस्ट, कोई वेस्ट मटेरियल है उसे छुटकारा दिलवाएगा. एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, और सेल की जो शेप है उसको क्या करेगा, ये मेंटेन करके रखेगा. ठीक है, दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट. अभी प्लांट को क्या करता है, मजबूती दे रहा है, और उसको क्या है, सहारा दे रहा है, सपोर्ट देता है. इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट. एनिमल सेल में देखो जो वैक्यूल्स है वो प्रेजेंट
मतलब हमेशा वो प्रेजेंट नहीं होते, और अगर प्रेजेंट हुए भी ना तो बिल्कुल ही छोटे होते हैं। और ये जो छोटे वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो ये जो छोटे वैक्यूल्स होते हैं ये कुछ पानी में घुले रहते हैं, ठीक है, घुलनशील रूप में रहते हैं। सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। तो अब क्या कह रहा है कि इसलिए जो सेल है, जो दिखने में एक लिक्विड से भरी थैली जैसी दिखती है, इट इज अ, तो ये कह रहा है कि जो सेल है वो सिर्फ एक लिक्विड की भरी हुई थैली नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स, जो कि अलग अलग पार्ट से मिलके बनी हुई है, ईच विद इट्स ऑन स्पेशल फंक्शन टू अलो द सेल। और जो इसको क्या किसके लिए अलो करेगा, सेल का जो हर पार्ट है अपना एक स्पेशल फंक्शन करता है, ठीक है, एंड इन टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क, जिससे पूरी की पूरी सेल और हमारी जो पूरी लाइफ क्या है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो क्या करता है, पूरी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म वो काम कर पाता है, ठीक है, काम कर सकता है। वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि अब हम क्या है समझ चुके हैं सेल के, है ना, जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है। एंड वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्लांट एंड एनिमल सेल्स डिफर इन शेप एंड स्ट्रक्चर। और अब हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि जो प्लांट और एनिमल सेल है, ठीक है, उनका शेप है, जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो दोनों के दोनों क्या है, अलग क्यों है, ठीक है, हमें अलग क्यों दिखाई देते हैं। डू डिफरेंट एनिमल सेल्स ऑल्सो वरी इन दियर शेप एंड स्ट्रक्चर। तो ये क्या कह रहा है कि क्या जो अलग अलग सेल होते हैं, प्राणी है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो सेल्स होते हैं वो भी अपने शेप और स्ट्रक्चर में क्या वो अलग अलग होते हैं। तो अब हमें यही देखना है नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.1.1, वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। कोशिका है, जो आपकी सेल है, उनके शेप और स्ट्रक्चर में क्या है, वेरिएशन, चेंजेस, विविधता, ठीक है। The muscle cell and the nerve cell of a human are shown in figure 2.68। तो देखो ये हमारी मसल सेल है और ये हमारी नर्व सेल है, जो हमें दिखाया गया है 2.6 फिगर में, ठीक है। What are the similarities and differences you see in them? तो आपको इनमें क्या सिमिलैरिटी दिखी है, ठीक है, क्या आपको सेम लगा है और क्या अलग लगा है। तो देखिए मसल सेल जो कि आपको 2.6 से फिगर में दिखाई दिया, ठीक है, मसल सेल की बात करते हैं। तो जो मसल सेल है आपका, उसका जो शेप है, ठीक है, कैसा होता है दिखने में, ठीक है। तो जो मसल सेल है इस शेप लाइक अ स्पिंडल, ठीक है, ये स्पिंडल शेप में होता है। जबकि एक नर्व सेल होता है वो बहुत ही लंबी होती है, ठीक है, लॉन्ग होता है, और उसमें की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, इस तरीके से ब्रांचेस फॉर्म में होता है। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप, कुछ सेल हैं वो गोल होते हैं, राउंड होते हैं, जबकि कुछ कैसे होते हैं, लंबे और पतले होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेल है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जितने नंबर ऑफ सेल्स है वो भी चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी में एक जैसे ही सेल होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है आपके चेंज होते रहते हैं। Why do cells look so different from each other? अब ये कह रहा है कि जो सेल होते हैं वो एक दूसरे से इतने अलग क्यों दिखते हैं। Does the shape and structure of a cell relate to its function? तो क्या जो सेल का साइज है और स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि इनकी जो शेप साइज का अलग अलग होना क्या उनके फंक्शन से भी रिलेट करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। द यूनिक शेप साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हेल्प देम कैरी आउट दियर स्पेसिफिक फंक्शन, कि जो सेल्स का जो यूनिक शेप है, विशिष्ट आकार है, उसका साइज है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो उनको उनके स्पेशल फंक्शंस को, स्पेशल काम को करने में मदद करता है। बट हाउ डू दे सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। पर ये सेल है वो कैसे अलग, मतलब इतने वेरियस अलग अलग फंक्शन को बॉडी में परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे कर लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट, आइए देखते हैं।
यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.3। अब देखो हमने जो 2.3 एक्टिविटी की थी ना चिक सेल की, तो वो कह रहा है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो इनर चिक सेल था वो कैसा था, पतला था और फ्लैट था। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चिक। और वो क्या कर रहा था कि जो हमारे गाल की अंदरूनी जो परत थी है ना, अंदरूनी लेयर थी जो, उस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर, सुरक्षा होती है ना, जो सुरक्षा परत की तरह वो काम कर रहा था। नर्व सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहेंगे हम नर्व सेल्स को, न्यूरॉन्स, क्योंकि ये मैसेज को कैरी करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और ये होता कैसा, इलोंगेटेड शेप, लंबा होता है ना शेप में, और ब्रांच स्ट्रक्चर होती है इसकी, ब्रांच की फॉर्म में, जिसको मदद करता है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचने में। एंड पास ऑन मैसेज क्विकली, और जल्दी से मैसेज को क्या कर देता है, ये पहुंचा देता है, ठीक है। सिमिलरली प्लांट सेल्स ऑल्सो शो वेरिएशंस, कि जो प्लांट सेल है उसमें भी वेरिएशंस होती हैं, उसमें भी विविधता होती है, चेंजेस होती हैं उसमें भी। इन प्लांट्स टू इन प्लांट्स टू सेल्स में बी रेक्टेंगुलर। प्लांट्स में तो देखो सेल रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं, लंबाई में हो सकते हैं, ओवल शेप में, अंडे वाली शेप में, और इवन ट्यूब लाइक, और इवन दैट वो क्या है, ट्यूब जैसी या नली जैसी भी हो सकती है। सम प्लांट सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट। और कुछ प्लांट सेल होते हैं जो वो, ठीक है, फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स, ठीक है। तो कुछ प्लांट सेल में क्या है कि लंबी लंबी ट्यूब होती है ना, सेल्स होती हैं जो वो लंबी ट्यूब्स का निर्माण करती है, जो पूरे पौधे में पानी पहुंचाने में मदद करती है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7। तो ग्रेड 7 में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी किया था। तो अलग पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो बने होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं। अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप। तो देखो अब क्या कह रहा है कि जो हमारा फूड पाइप होता है, ठीक है, जो हमारा क्या है, फूड पाइप है, वो ही उस, ठीक है, जो हमारा फूड पाइप है उसके अंदर जो मसल सेल्स है उसमें ग्रुप ऑफ मसल सेल्स हैं, मतलब बहुत से मसल सेल्स हैं। दीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ वेव लाइक मैनर। और ये क्या होता है, ये सेल कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कभी रिलैक्स होते हैं, और वेव लाइक है ना, वेव होती है ना ऐसे तरंगे, उस तरीके से होती हैं, और फूड को पुश करती है डाउन टू द स्टमक, ठीक है। स्टमक में क्या है, उसको क्या करती है, उसको स्टमक में भेजती है, पुश करेगी ये उसको स्टमक में। दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मसल सेल पतले, फ्लेक्सिबल और स्पिंडल शेप में होते हैं। जो स्टमक है ऑल्सो हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। सेल में क्या है, ये क्या कह रहा है कि जो अपना स्टमक है उसमें अलग अलग टाइप के सेल हैं जो अलग अलग क्या है, फंक्शंस को करता है। मसल सेल्स इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। मसल सेल्स होते हैं जो हमारी स्टमक में, वो हमारे फूड को चर्न, उसको क्या है, बरी करने में क्या करेगा, मदद करेगा। और जो अदर सेल्स हैं, ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, हमारी स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, उसमें जो बाकी सेल हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करेंगे, जो मदद करता है किसमें, ब्रेक डाउन, तोड़ने में, किसको, फूड को। ऑल दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। और ये जब सभी के सभी सेल एक साथ फंक्शन करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, एक साथ जब ये फंक्शन करते हैं, तो फिर फंक्शन करते हैं तो इसी वजह से क्या है कि जो हमारा डाइजेशन है, या डाइजेशन का जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो क्या है, पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, 2.2। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि क्या किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है, संगठन के लेवल क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल क्या हो सकते हैं। तो देखिए, द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे, कि जो एक जीवित प्राणी का शरीर है वो एक कॉम्प्लेक्स तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल,
ठीक है? जैसे कि आपको क्या है, अब आपको पता है कि अगर आपको कोई दीवार बनानी है, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है? ब्रिक की, ईंट की ज़रूरत है ना? A group of similar cells forms a type of tissue. अब देखो इम्पोर्टेंट है ये भी आपके लिए डेफिनेशन, ठीक है? आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो टिश्यू हैं, ठीक है, टिश्यू हैं, ये क्या होते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, जब सेम सेल्स का ग्रुप होता है, मिलते हैं, ठीक है, सिमिलर सेल, तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन। और जब क्या है, अलग अलग टाइप के टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज होंगे, तो वो ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है? क्या बनाएंगे? वो ऑर्गन बनाएंगे। सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और जब अलग अलग ऑर्गन्स वर्क करेंगे एक साथ, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे दैट परफॉर्म्स अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक अप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है? और जब क्या होता है कि सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं, तो इस तरीके से वो क्या एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरा का पूरा क्या एक जीव बना देते हैं, ठीक है? लाइक अ प्लांट और एन एनिमल, जैसे कोई प्लांट बन गया या क्या है कोई जानवर बन गया, ठीक है? तो अब देखो क्या कह रहा है, सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर, ऑर्गेनाइजेशंस का लेवल क्या है? सबसे पहले सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनेगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ठीक है? और जब हमारा ऑर्गन बन जाता है और सभी के सभी ऑर्गन क्या है एक साथ वर्क करते हैं, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और जब ये ऑर्गन सिस्टम है कोई मेजर फंक्शन करता है बॉडी का, ठीक है, और सभी के सभी ऑर्गन सिस्टम क्या है इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे, ठीक है? अब जैसे इन्होंने दिखाया देखो, ठीक है, ये इन्होंने इसको दिखाया हुआ है कि ये देखो एक सेल था पहले, ठीक है? तो जब ग्रुप ऑफ सेल से हमारा टिश्यू बना, ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से हमारा ऑर्गन बना, और जैसे ये एक ऑर्गन बना फिर बाकी, ठीक है, एक बना ये स्टमक, फिर उसके बाद बाकी के ये ऑर्गन्स बने, ठीक है? तो सभी ने जब इकट्ठे मिलके क्या है फंक्शन करना शुरू किया, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज्म को, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को वो बना देगा। These levels of organization help us understand how simple building blocks like cells come together to form a complex living being। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे सेल्स, है ना, सेल जैसे क्या है सरल निर्माण खंड, इसका मतलब क्या है कि सेल जैसे ये सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक मिलकर ही एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। The life of complex living organisms begins with a single cell। तो देखो जो इन हम बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इनकी लाइफ है वो किससे मिलके बनी हुई है? एक सिंगल सेल से बनी है, वो क्या है? एग है। द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। और देखो जो एग है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, वो मतलब कि कितना हमारे लिए अमेजिंग है ना, कि वो क्या है उसकी ये एबिलिटी है कि वो डिवाइड कर देता है उसको, ठीक है, जो उसका एग होता है उसको कई बार उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है, और इस तरीके से बहुत से जो सेल्स हैं उनसे बना पूरा जीव बना सकता है। सच लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ऐसे लिविंग बीइंग को हम मल्टी सेलुलर कहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि देखो मल्टी का मतलब क्या हो गया आपका मैनी, ठीक है, और सेलुलर क्या हो गया आपका सेल, ठीक है, यानी हम क्या बोल देते हैं जो बहुत से सेल से मिलकर बने हुए हो, ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी कि जो ऑर्गेनिज्म किससे है मैनी सेल से मिलकर बने, बहुत से सेल से, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। जैसे एनिमल्स हैं, हम इंसान हैं, प्लांट्स हैं, ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी होगी एनिमल्स की, प्लांट्स की बॉडी क्या है बहुत से सेलों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। एवर एवर हर्ड ऑफ
the yolk the yellow part of an egg। तो देखो ये क्या कह रहा है कि जो yolk होता है ना, जो अंडे का जो पीला पार्ट होता है, ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग इज अ सिंगल सेल। ठीक है, तो ऑस्ट्रिच एग का, ठीक है, जो yolk होता है किसका, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग कहते हैं जिसका ना, उसका अंडा है वो एक सिंगल सेल है, और जो कि लार्जेस्ट नॉन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि लिविंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो एग है ना, वो किसका है, तो हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं किसको, ऑस्ट्रिच के एग को कहेंगे। ठीक है, और इसका साइज कितना होता है, 130 mm टू 170 mm डायमीटर में होता है ये। ठीक है, The egg contains extra non-cellular materials। और अब इस एग में क्या होता है, नॉन सेलुलर मटेरियल होता है, शेल फॉर प्रोटेक्शन, और एक शेल होता है जो उसको प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा देगा, एंड अ वाइट लिक्विड, और एक वाइट लिक्विड होता है दैट नरिशेस द सेल ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूड डेवलपमेंट। और जो क्या करेगा, एक वाइट कलर का लिक्विड मटेरियल होता है जो सेल के विकास के लिए, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के दौरान उसको क्या करेगा, उसे क्या प्रोवाइड करवाएगा, उसे पोषण प्राप्त कराएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी का जो टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में रीड आउट करेंगे, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें आगे करनी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।